देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। साइनो कोबल अमीन जो होता है वो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, और इसे हम साइनो कोबल अमीन बोलते हैं। ये एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर कॉज करता है। वर्नर थ्योरी जो था वो अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था 1866 से 1999 में। ये एक स्विस साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट? स्विस साइंटिस्ट। इन्होंने आइडिया बताया था स्ट्रक्चर, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया है। प्राइमरी वैलेंसी वो जो सेंट्रल एटम की वैलेंसी होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनाइजेबल होता है और सेटिस्फाई करता है नेगेटिव आयन से, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है, सेटिस्फाई करता है न्यूट्रल और नेगेटिव आयन से। कह रहा जो आयन एंड ग्रुप है बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल एटम टू हैव स्पैटियल अरेंजमेंट, जिसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। मतलब कि जैसे मेटल से सारे ही लिगेंड्स आपके जुड़ते हैं, ठीक है, बाउंड करते हैं उससे मेटल से। तो किससे? सेकेंडरी लिंकेज से वो बाउंड करते हैं टू मेटल, और उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। देखो ये ग्रीन कलर का दोनों का सेम है, लेकिन ये ग्रीन है, ये वायलेट है। इसका मतलब इनके ये डिस्टिंक्ट आइसोमर है कलर के बेसिस पे। अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या स्पीयर, ये बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। बाइडेंडेट लीगेंड क्या होता है? लीगेंड बाइंड विथ टू डोनर एटम साइमल्टेनियसली। लीगेंड जो है दो डोनर एटम साइमल्टेनियसली अगर वो मतलब बाइंड करा है मेटल से, तो वो बाइडेंटेट होता है। एम्बीडेंटेट में क्या होता है? दो डिफरेंट एटम होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही वहां पे जुड़ता है। और फ्लेक्सीडेंटेट मतलब कि लीगेंड्स बहुत सारे होते हैं लेकिन कभी वो 4 शो करते, कभी 6 शो करते, जैसे EDTA-4 ये हो गया। और सेंट्रल एटम जो है वो एक्सेप्ट करता है, इसी वजह से हम उसे लुईस एसिड कहते हैं। लिगेंड सिंपल भी हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल हो सकता है, इवन मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन भी हो सकते हैं। EDTA-4 का फॉर्मूला देख लो एक बार, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है इनका। इनको यहाँ पे एन, एक लीगेंड, दो लीगेंड, तीन लीगेंड, 4 5 6 लीगेंड होता है। तो कभी ये 4 शो करता है, कभी 6 शो करता है, इसी वजह से फ्लेक्सीडेंटेट कहते हैं। अगर ये एन से डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल से, तो उसको हम लोग नाइट्राइटो एन, और अगर ओ से तो नाइट्राइटो ओ। ऐसे यहाँ पे थायोसाइनाइटो एस और थायोसाइनाइटो एन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कह रहा जो सेंट्रल मेटल एटम से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच होते हैं। मतलब जब भी कोई लीगेंड जो है वो मेटल से बॉन्ड बनाते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मोनोन्यूक्लियर जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, और डाइन्यूक्लियर जिसमें दो सेंट्रल एटम हो। 2004 में IUPAC ने रिकमेंड किया था कि जो लीगेंड है उनको हम लोग अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे, सॉर्टेड अल्फाबेटिकली इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस। लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो रेस्पेक्टिव विद चार्जेस, मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं आयरन को, अगर वो मतलब आयरन अगर वो पॉजिटिव में काम कर रहा है तो इसे हम आयरन बोलते हैं, और वहीं अगर वो नेगेटिव में काम कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं फेरेट। तो कह रहा है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो रेस्पेक्ट टू चार्ज, मतलब चार्ज के रेस्पेक्ट में उसका नाम लिखा जाता है, बाकी लीगेंड का रेस्पेक्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा जाता है, वो अल्फाबेटिकली ही लिखा जाता है। देखो GI जो है, GI में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल है उसमें कोई GI नहीं शो होता है, और स्क्वायर प्लेनेट में दो GI शो होते हैं, दो मतलब दो कंपाउंड्स होते हैं जो GI शो करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लगभग 3 होते हैं जो GI शो करते हैं। तो याद रखना है GI सिर्फ टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है, ऐसे ही OI सिर्फ स्क्वायर प्लेनर नहीं शो करता है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये MX2L2 है, इसमें सिस और ट्रांस बनेगा, दो आइसोमर बनेंगे, और इसमें लगभग आपके 3 आइसोमर बनते हैं, ABCD में 3 आइसोमर बनते हैं, और बाकी सब में 2 आइसोमर बनते हैं। अगर ये पास पास है तो ये सिस होगा, ये दूर दूर है तो ये ट्रांस होगा। ऐसे ही ये पास पास है तो सिस होगा,
ये दूर दूर हैं तो ये ट्रांस होगा। ठीक है। ये MX2LL का होल ट्वाइस, ये कितने आइसोमर बना रहा है? 2 आइसोमर बना रहा है, सिस और ट्रांस बना रहा है। ठीक है। उसके बाद MA3B3 में हम लोग का फेस और मर बनता है। फेस हमारा सिस होता है, सिस सेम साइड से होते हैं और ये लगभग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जुड़े होते हैं तो वो मर हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, CuNH3 का होल साइज, और इसमें सिर्फ 2 ही बनते हैं। सिर्फ एक ही में 3 बनता है, कौन सा? ABCD में सिर्फ 3 बनता है, बाकी सब में 2 बनता है। कह रहे GI टेट्राहेड्रल में पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सारे रिलेटिव पोजीशन जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल मतलब नहीं शो करते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद OI में सिर्फ हमने बताया कि स्क्वायर प्लेनर में आपके OI जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाकी टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होते हैं OI। और इसमें देखो 2 फॉर्म है जिसको याद रखना है, MAA का होल ट्वाइस B2, और एक ये MAA का होल थ्राइस, क्या नाम है, AA का होल थ्राइस। ये इसमें आपके बोथ AA का होल ट्वाइस B2 में सिर्फ सिस फॉर्म होता है जो एक्टिव होता है, और इसमें AA का होल थ्राइस में ये इसमें दोनों ही एक्टिव होते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि MAA का होल थ्राइस में कितने आइसोमर सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो लगभग 4 बनेंगे, 2 सिस के 2 ट्रांस के। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और ये MAA का होल ट्वाइस B2 में इसमें सिर्फ सिस फॉर्म जो होगा वो आपके एक्टिव होंगे। यहाँ पे देखो EN इस साइड प्रेजेंट है, डेक्स्ट्रो और ये लीवो, मतलब सिस और ट्रांस दोनों ही डेक्स्ट्रो लीवो शो करता है। उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म, जैसे कि NO2 शो करता है, और NO2 मतलब जैसे NO2 शो करता है और NC शो करता है या CN शो करता है, ये आपके क्या होंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म होंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है? इंटरचेंज होता है, किसका? लीगेंड का बस इंटरचेंज हो जाता है। उसके बाद सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल लो या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल लो, जैसे इसमें देखो CrH2 का होल का Cl, और ये ClH2O, ये ग्रे ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे CrH2O का होल 6 और Cl3 ये आपके वायलेट कलर के हैं। अब ड्रॉबैक क्या थे वर्नर के, कि उन्होंने क्या क्या चीज एक्सप्लेन नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्यों कुछ ही प्रॉपर्टीज हो, क्यों क्यों कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके रीजन ये था कि सबके पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। उसके बाद एक दूसरा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास क्यों डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती है वो सिर्फ वन साइड के लिए बनती है। और तीसरा था कि कोऑर्डिनेशन क्यों मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, तो वो था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आपके आए VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिन्होंने ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया ज्योमेट्री के बारे में और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। और ये CuNH3 का होल 6+3 ये कैसा शो कर रहा है? Cu+3 जो होगा NH3 यहाँ पे बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, और NiCl4 - 2 sp3, और Cn अगर आ गया तो DsP2। NH3 यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड किसमें काम करेगा, किसमें काम करेगा? Cr+2 Mn+2 Fe+2 Co+2, मतलब जिसके पास लो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसमें हमारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे पहले ज्यादा CO होता है, फिर C उससे कम, फिर NO2 कम, फिर NH3। याद कर लो, पहले CO फिर Cn-, फिर NO2 NH3। वीक फील्ड लिगेंड में आपके कौन कौन आते हैं? SCN- आते हैं, और S-2H- H2O, ETOH और EDTA भी आते हैं, हैलाइड भी आते हैं। तो SCN और EDTA का मेन खास याद रखना है, SCN- EDTA का खास ध्यान रखना है। कह रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है वेव इक्वेशन का, जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होता है। फिर कह रहे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। किससे? मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी से। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब बताता है, वो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बता देता है और स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी बता देता है। कह रहे जो D1 D2 D3 के D1 D2 D3 में
टू वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो कह रहे हैं इनके पास सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होता है इनके, क्योंकि इनको दो वैकेंट ऑर्बिटल मिल जा रहा है, इसी वजह से इनके पास सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी सिमिलर होती है। वही D4, D5, D6 के लिए वैकेंट टू ऑर्बिटल डायरेक्टली नहीं मिलते हैं उनमें, या तो अगर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे पेयरिंग होके मिल जाता है, बाकी वीक फील्ड लिगेंड में नहीं मिलता है। तो इसलिए कहा है कि इनका अलग अलग मैग्नेटिक बिहेवियर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगा। और यहाँ पे देखो C2O4 माइनस जो होगा वो CO+3 के केस में OX जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन देख लो कि क्या है। ये इन्वॉल्व किया है नंबर ऑफ एजम्पशन। इन्होंने मैग्नेटिक डाटा के बारे में अच्छे से बताया नहीं, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, ना ही कलर के बारे में एक्सप्लेन किया, ना ही वो एक्सप्लेन कर पाए थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी, और इन्होंने एग्जैक्ट प्रेडिक्शन भी नहीं बताया टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर का, और ना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना ही वीक फील्ड लिगेंड के बारे में इन्होंने बताया। फिर आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिन्होंने बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक कैटायन है जो बिहेव करेगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह, और वहीं जो लिगेंड है वो बिहेव करेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह या डाइपोल की तरह। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड, और जो कॉम्प्लेक्स कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनता है, ये CFT का कहना था। उसके बाद ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है बाय ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल, तो वहां पे डीजेनरेसी का लॉस होता है, वहां पे स्प्लिटिंग हो जाती है किसकी, ऑर्बिटल की। कह रहे डीजेनरेसी तब तक मेंटेन रहेगी जब तक क्या नाम है, इफ अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड नेगेटिव मेटल आयन, अगर उस मेटल आयन को नेगेटिवली चार्ज्ड से अगर सराउंडेड है, वो भी स्पेरिकल, तब तो वो डिजेनरेसी मेंटेन करेगा। जैसे ही वो एसिमेट्रिकल होगा वैसे ही वो डिजेनरेसी अपनी लॉस करेगा और वहां पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड पे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मोर स्प्लिटिंग होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो लेस स्प्लिटिंग होगा। डी ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल का जो होगा वो अलोंग एक्सिस आएगा, वहीं स्क्वायर प्लानर का भी जो होता है वो अलोंग एक्सिस आता है एक्सेप्ट जेड एक्सिस, किसको एक्सेप्ट करके, जेड एक्सिस, बाकी ऑक्टाहेड्रल में तो जेड एक्सिस होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में ज्यादा रिपल्शन होगा और इसमें कम रिपल्शन होगा क्योंकि वो एक्सिस पे ही आ रहे हैं। और वहीं पे टेट्राहेड्रल में वो बिटवीन एक्सिस आते हैं, कैसे आते हैं, बिटवीन एक्सिस आते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड चार्ज ऑन मेटल आयन, मतलब जो फील्ड की स्प्लिटिंग है वो लिगेंड पे डिपेंड करेगी और चार्ज क्या है मेटल पे उस पे भी डिपेंड करेगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था। मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ CSC उतना ही ज्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। D4 से D7, ये याद कर लो कि D4 से D7 जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। D4 से D7 में जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज होती है वो स्टेबल होती हैं फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। जी सब्सक्रिप्ट हम लोग किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल में आप ये यूज नहीं करते क्योंकि वहां पे सिमेट्री नहीं पाई जाती है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो होती है वो कम्प्लीमेंट्री होती है टू दैट विच इज एब्जॉर्ब, मतलब वो कलर कम्प्लीमेंट्री होती है जो ऑब्जॉर्व करता है वहां पे। TiH2O का होल 6 +3, यहाँ पे 3D1 है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, ब्लू ग्रीन कलर, एंड इट वुड एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG, सो कॉम्प्लेक्स कलर वहां पे वायलेट दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, TiH2 का होल 6 का वायलेट दिखता है। CFT एट्रीब्यूट द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कह रहा है CFT में जो कलर आते हैं वो DD ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। अगर वहां पे लिगेंड एब्सेंट हुआ तो वहां पे वो कलरलेस बन जाएगा, जैसे H2 यहाँ एब्सेंट हुआ तो ये कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, CFT ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर
कैसे बनता है कलर एक्सप्लेन किया, उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी। उसके बाद देखो कह रहा है यहाँ पे पहले NiH2O का होल 6+2 किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। जैसे जैसे हम इसके अंदर En ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करते जा रही है। पहले एक En डाला तो पेल ब्लू बना, फिर दूसरा En डाला ब्लू या पर्पल बना, फिर वो वायलेट बन गया। तो ये पेल ब्लू 1:1 में बना, पेल पर्पल पर्पल या ब्लू 2:1 में बना, वायलेट 3:1 में बना। तो ये याद रखना। रूबी में आपके Al2O3 प्रेजेंट होते हैं और 0.5 से 1% Cr+3 होते हैं, और जो रूबी में रेड कलर आता है वो Cr+3 की वजह से आता है। एम्ब्राल्ड में आपके Cr+3 आयन आते हैं जो ऑक्युपाई करते हैं कौन सा, ऑक्टाहेड्रल साइट। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा साइट, ऑक्टाहेड्रल साइट इन मिनरल बारियाइल Be3Al2 Si6O18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में एमराल्ड जो वो ऑक्युपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट, किस में, इन मिनरल बरील Be3Al2 Si6O18। फिर लिमिटेशन क्या था, इन्होंने क्या बता दिया था कि एनायनिक लीगेंड जो होता है वो ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, लेकिन एक्चुअली में जब हम स्पेक्ट्रोस्पेक्टिकल सीरीज देखे तो जो एनायनिक लीगेंड था वो बहुत ही लो एंड पे प्रेजेंट था। तो ये बात इनकी गलत हो गई थी। और इन्होंने डज नॉट अकाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, इन्होंने कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में भी कोई चीज नहीं बताई। तो ये जो सारे वीकनेस थे वो आगे एक्सप्लेन की गई थी LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, उसके बाद आपका आया बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल आया, जहाँ पे CO जो होता है वो एक लिगेंड है और वहां पे वो सबके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इनके पास सिनर्जिक बॉन्ड होते हैं। कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बोनिल लिगेंड, सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड। जैसे यहाँ पे देखो NiCO का होल 4, ये CO यहाँ पे 4 लिगेंड लगभग प्रेजेंट है। इसको बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल कोबाल्ट, और ये 0 कितने, कोबाल्ट का जो वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो कैसा होता है, 0 होता है। ऐसे ही इनका ये कैसे हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल। और यहीं पे Mn2CO का होल 10 में इसको बोलते हैं डेका कार्बोनिल डायामैग्नीज 0। इनमें कितना, 2 स्क्वायर बाइपिरामिडल, सॉरी स्क्वायर, 2 स्क्वायर पिरामिडल है। कितने हैं, 2 स्क्वायर पिरामिडल हैं। और यहाँ पे कोई भी ब्रिज बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, कोई भी ब्रिज बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। और CO का होल तो है CO 8, इसमें सिर्फ एक ब्रिज, कितने ब्रिज बॉन्ड, 2 ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने, 2 ब्रिज बॉन्ड, इसमें 0 ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहाँ पे मेटल मेटल के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद सिनर्जिक बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे M और C के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, लीगेंड जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट करता है किसके अंदर, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल के अंदर। और वहीं पे मेटल जो होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है और डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को from filled d orbital of metal into vacant antibody pi orbital of carbon monoxide, मतलब CO के अंदर वो डोनेट करता है अपना, मतलब M पाई बॉन्ड बनाता है CO से, CO सिग्मा बॉन्ड बनाता है M से। ठीक है, वहीं पे फिर M और C के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने जाती है। तो कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ CO का मैक्सिमम कितना होगा, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ज्यादा होगा। एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। यहाँ पे ये बहुत ही मतलब मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। यहाँ पे कलर रिएक्शंस होते हैं स्पेशली, जैसे कि चिलेटिंग लीगेंट यूज टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट। जैसे चिलेटिंग लीजेंट जो होते हैं वो ये यूज होते हैं डिटेक्टिंग और एस्टिमेटिंग में, क्योंकि वहां पे वो लोग कलर शो करते हैं। जैसे कि EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रो, बीटा नेप्थोल, क्यूप्रॉन। कौन कौन, ये याद रख लो, EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रो, बीटा नेप्थोल, क्यूप्रॉन। और इसके बाद है
की जो हार्डनेस होती है मेटल वाटर की, उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं Na2EDTA से। किससे? Na2EDTA से। कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ? EDTA के साथ। सेलेक्टिव एस्टिमेशन हम लोग करते हैं। सेलेक्टिव एस्टिमेशन कैन बी डन ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब हम लोग यहाँ पे किसके बीच में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन कितना स्टेबल नहीं है, वो भी हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट से पता लगा सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में AuCN का होल 10 माइनस में हम लोग किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? यहाँ से गोल्ड जिंक से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें, इस कॉम्प्लेक्स से। और उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यहाँ पे करते हैं। और जैसे कि NiCO का होल 4 का मतलब उसमें से निकल को हम लोग लेते हैं, डिकम्पोज करके वहां से निकल निकालते हैं। यहाँ पे एंजाइम का यूज करते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कैटेलिस्ट कैटेलिस्ट में हम लोग PH3P का होल साइज RHCl, जो कि ये विलिंगसन कैटेलिस्ट है। और इसमें हमारे रोडियम कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, रोडियम यूज होते हैं। यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। और ये किस में यूज होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है। फिर आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर। आर्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं सिल्वर और गोल्ड से, मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। और कह रहा है बहुत अच्छे से कर लेते हैं, स्मूथली कर लेते हैं, एंड इवनली फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। और हम लोग कॉम्प्लेक्स से भी कर लेते हैं, जैसे AgCN का होल ट्वाइस एंड AuCN का होल ट्वाइस से कर लेते हैं। आर्टिकल्स का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स से। और कह रहे इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो डेवलप्ड फिल्म होता है इस फिक्स्ड, उसको फिक्स किया जाता है। पहले तो उन्हें वॉश किया जाता है, किससे? हाइपो सोल्यूशन से उन्हें वॉश किया जाता है। फिर विच डिजॉल्व, जो क्या करता है? डिजॉल्व कर देता है अनडिकम्पोज AgBr टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो अनडिकम्पोज कर देता है AgBr को और वो कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या बना देता है? कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उस जो डेवलप फिल्म होगा उसको हम लोग वॉश करेंगे हाइपो सोल्यूशन से। उसके बाद ये जब डिसॉल्व होगा तो ये अनडिकम्पोज हो जाएगा AgBr और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा AgH2 का होल थ्राइस 2 माइनस 3। ठीक है। उसके बाद एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन आर रिमूव। कॉपर और आयरन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय चिलेटिंग लीगेंट, किसका यूज करके? डी पेंसिल अमीन एंड डेस्फरियोक्सिन बी वी फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब बना के हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, कॉपर और आयरन को। EDTA यूज होता है लेड पॉइजनिंग में। सिस प्लैटिंग जो होता है वो कैंसर में यूज होता है। प्लाटिन क्या करता है? इनहिबिट करता है किसकी ग्रोथ को? ट्यूमर के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है।